अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स ऑनलाइन। आज हमारी जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 3 है हमारी गेट की जनरल की सीरीज़ का। और ये वीडियो हमारे रिलेटेड है हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के रिलेटेड, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये हमारी वीडियो इसका पार्ट 1 है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत से एस्पायरेंट्स जो होते हैं गेट जनरल देने के जो कैंडिडेट्स होते हैं, इसी तरह हेड के कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, इसी तरह हमारे कुछ सीएसएस के कैंडिडेट्स भी होते हैं। उनका भी जो है जनरल एबिलिटी का सेक्शन, उसके अंदर इस नेचर के सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि एनालिटिकल रीजनिंग को लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डाउटफुल होते हैं कि ये सवाल बहुत लेंथी हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम एक सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कंडीशंस को हम लोग कैसे मेमोराइज़ करें, बार बार सवाल कैसे पढ़ें। तो इसका जवाब यही है कि आप लोगों को ये एक्टिविटी बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। आपके पास सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिसकी मदद से आप लोग ये सवाल सॉल्व कर सकेंगे। और आज जो हमारी वीडियो इसका पार्ट 1 है उसके अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग होती क्या है और इसका सवाल किस तरह का होता है और जनरली इसके सवालों को सॉल्व किस तरह किए जाते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर कमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अरेंजमेंट्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं आपके क्वेश्चंस की, और हर टाइप के लिए कौन सा स्पेसिफिक मेथड है वो यूज़ होता है या किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो आप लोगों में से जितने लोगों ने जो है स्कूबी डू कार्टून देखे होंगे या फिर डिटेक्टिव नॉवेल्स जिनको पढ़ने का शौक़ होता है या डिटेक्टिव ड्रामास देखने का शौक़ होता है, वो लोग सारे जो हैं उन कार्टून्स में भी और उन ड्रामास में भी यही एक्टिविटी करते हैं कि उनको डिफरेंट क्लूज़ जो है फाइंड आउट करते हैं और एट द एंड जो है वो उन क्लूज़ की मदद से जो है मेन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं या फिर कल्प्रिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी इस तरह के जो सवाल हैं, ये पज़ल की तरह के सवाल हैं, इनको सॉल्व करना है। और इसके अंदर एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और कुछ क्लूज़ दिए होंगे आप लोगों को जिनको हम लोग कंडीशंस का नाम देते हैं। और उन कंडीशंस की मदद से आप लोगों ने जो है सॉल्व करना है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका सलूशन क्या है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आप लोगों को कि किस तरह का सवाल होता है, तो आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है कि हमारे पास 3 म्यूजिशियंस हैं, डी, ई और एफ, जो कि एग्जैक्टली प्ले वन इंस्ट्रूमेंट, पियानो, फ्लूट एंड गिटार। इसका मतलब हमारे पास 3 म्यूजिशियंस हैं, डी, ई और एफ, और डी भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, ई भी एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं एंड एफ भी। और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है, पियानो, फ्लूट और गिटार। इसमें वो कहता है दो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि अगर डी हमने पहले लिखा और पियानो पहले लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि डी और पियानो डी जो है वो पियानो बजाएगा, ठीक है। डी इन तीनों में से कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, ई भी इन तीनों में से बजाएगा और एफ भी। अब अगर हमें वैसे कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करो कौन इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा, तो हम तो रेंडमली किसी को भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देंगे, बट दिस इज़ नॉट द केस। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई, अगर आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्लूज़ गिवन है, कंडीशंस गिवन है। उन कंडीशंस की मदद से अब आप लोग सॉल्व करेंगे कि किसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट देना है या कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा। सबसे पहली कंडीशन उसने दी हुई है कि डी हुज सिस्टर इज़ अ गिटार प्लेयर, डी जिसकी सिस्टर जो है गिटार बजाती है। इसका मतलब डी की इसमें 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो डी खुद है और ई या एफ में से कोई ना एक इसकी सिस्टर होगी जो कि गिटार प्ले करेगी। इसका हमें नहीं पता कौन सी। डज नॉट प्ले पियानो, डी की बात करें, डी डज नॉट प्ले पियानो। और जो सेकंड कंडीशन है वो है कि एफ इज़ द ओनली चाइल्ड।
अब हम देखते हैं कि इन दो कंडीशंस की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा मेजर पर्पस है कि हमने हर प्लेयर को, हर म्यूज़िशियन को एक इंस्ट्रूमेंट अलॉट करना है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ऊपर वाली कंडीशंस को पुट करेंगे और उसकी मदद से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात उसने की है कि डी सिस्टर गिटार बजाती है। डी की जो सिस्टर है वो गिटार बजाती है। गिटार इज़ प्लेड बाय डी सिस्टर। अब 3 कैरेक्टर्स थे। डी की 2 ही बहनें हो सकती, 2 में से एक बहन हो सकती है, या तो ई बहन होगी डी की या एफ सिस्टर होगी। ठीक है, तो अब मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ई जो है गिटार बजाती है या फिर एफ गिटार बजाती है। उसके लिए हम आते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन में वो मेंशन करता है कि एफ इज़ द ओनली चाइल्ड। अब एफ अगर ओनली चाइल्ड है तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि एफ का तो ना कोई भाई है ना कोई बहन है। एफ हैज़ नो ब्रदर एंड सिस्टर। इसका मतलब है जिस डी की बहन की बात हो रही है, डी की सिस्टर की बात हो रही है, वो एफ़ तो नहीं हो सकता, बिकॉज एफ़ तो इकलौता है। तो डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि एफ़ जो है वो गिटार नहीं बजाएगा, क्योंकि एफ़ जो है वो डी की सिस्टर नहीं है। तो इसका मतलब है डी की सिस्टर पीछे कौन बज जाती है, वो ई है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ई जो है वो डी की सिस्टर है और वो गिटार बजाती। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ई जो है गिटार बजा रही है। तो अब हमने देखना है कि एफ़ क्या बजा रहा है और डी क्या बजा रहा है। सो डी डज नॉट प्ले पियानो। अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं, इसका मतलब है ई ने बजा लिया जी गिटार, तो हमारे पास डी जो है वो पियानो नहीं बजा सकता, तो हमारे पास ओनली इंस्ट्रूमेंट रह जाता है वो है फ्लूट। इसका ये मतलब है कि डी जो है वह फ्लूट को प्ले करेगा और एफ़ जो है हमारे पास वो पियानो प्ले करेगा। बिकॉज कंडीशन में गिवन है कि डी पियानो नहीं बजा सकता, तो इसका मतलब है डी या फ्लूट बजाता है या गिटार बजाता है। अब गिटार तो ई बजा रहा है ऑलरेडी, दैट इज़ वाई फ्लूट वुड बी प्लेड बाय डी। और जो इंस्ट्रूमेंट फिर रह जाता है आपका पियानो, पियानो वुड बी प्लेड बाय एफ। अब एफ उसने और कोई कंडीशन दी नहीं, तो हमने पहली 2 डिडक्शन से तीसरा इंस्ट्रूमेंट खुद ही डिड्यूस कर लिया कि एफ़ के पास जो रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा पियानो का वो प्ले करेगा। तो इस नेचर के सवाल होते हैं आपके एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचते होते हैं कि यहाँ पर तो खैर हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर ऐसे हो जाए हमारे पास पेपर में कि ऑप्शंस जो हैं या कंडीशंस जो है हमारे पास ज़्यादा हैं और उससे भी या कंडीशंस पूरी नहीं है, तो हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इन सवालों का सलूशन ही होगा। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन का एक ना कोई सलूशन होता है। और आप लोगों को तो खुशकिस्मती है, बिकॉज़ आप लोगों को गेट के जनरल के पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ मिलते हैं और एमसीक्यू की मदद से जो है आप लोग जो हैं ऑप्शंस पे वर्कआउट कर सकते हैं इजीली। तो जवाब जो है वो मौजूद होता है, हमें बस उसको लोकेट करना पड़ेगा और वो हम करेंगे इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से। अब अगर हम आगे आते हैं कि इन क्वेश्चंस को आंसर किस तरह किया जाता है, उसके लिए हमारे पास 4 छोटे से मेथड्स हैं जिनको हम लोगों ने बारी बारी अप्लाई करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू समराइज द इनिशियल कंडीशंस। सेकंड इज़ रिड्यूस फर्दर कंक्लूजन्स इफ पॉसिबल। Then treat each question separately and answer choices can be used as a source of feedback. Summarizing initial conditions का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कंडीशंस गिवन होगी, ज़ाहिर है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगी। हमने उनको जो है नोटेशंस की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में हम लोग उसको छोटा
समराइज़ कर लेते हैं ताकि हमें बार बार जो है लंबे पैराग्राफ में से ना गुजरना पड़े या लंबे टेक्स्ट में से ना गुजरना पड़े। उसके बाद डिड्यूस फर्दर कंक्लूजन्स इफ़ पॉसिबल, कि अगर आपके कंडीशन से कंक्लूजन्स ड्रॉ हो रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया था कंक्लूजन अभी डी और एफ़ का, कि ई जो है वो वही उसकी सिस्टर होगी, ना कि एफ़। तो इसी तरह आप लोग जो है ना अपनी इनिशियल कंडीशन से फर्दर कंडीशंस को डिड्यूस कर सकते हैं, और वो आप करेंगे। जो तीसरा मेन पॉइंट है दैट इज़ ट्रीट ईच क्वेश्चन सेपरेटली। इसके अंदर ये होता है बिकॉज आपके पास इनिशियल कंडीशंस होते हैं, तो आपके पास बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो आपको क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दे देता है एक्स्ट्रा। तो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि उस कंडीशन को बाकी क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है कि एक क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन होगी वो कंडीशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगी, ना कि बाकी सब के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पास आंसर चॉइसेस होती हैं, उनको अपने फीडबैक का सोर्स यूज़ करना है, और वो हमें भी आपको बताते हैं किस तरह। ये जी हमारे पास कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि आपको वेरियस बुक्स में मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि आप लोगों ने समराइज़ करना है टेक्स्ट को, तो ये सिंबल्स आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप लोग यही सिंबल्स यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, इस वजह से मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए और सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इवन टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सबसे पहला सिंबल है वो है एंड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से या फिर एंड के साइन से, कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगे आप लोग उससे इसकी नोटेशन कर लें। और ये इस तरह के सवाल कंडीशन हो कोई भी कि अगर ए आता है तो बी और सी दोनों आएंगे, वहाँ पर एंड की कंडीशन के अंदर ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। और अगर ईदर और वाली कंडीशन आ जाए तो हमारे पास ये उल्ट वी है, दैट इज़ यूज एज अ सिंबल। जिन लोगों ने गेट्स पढ़े हुए हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं वैसे इंजीनियरिंग में या उससे पहले, उन लोगों को ये सिंबल्स की थोड़ी सी पहचान होगी, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर उनको कन्वीनियंट नहीं लगता तो वो अपनी मर्ज़ी के भी कोई सिंबल्स अलॉट कर सकते हैं। ये है नॉट का सिंबल। आपके पास जिस तरह मद होती है उस तरह का सिंबल है कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, उस टाइम ये वाला सिंबल यूज़ किया जा सकता है। इफ़ देन, इसके अंदर भी पहली कंडीशन है, अगर जो है ए आएगा देन बी आएगा नहीं आएगा, उसके लिए ये इम्प्लाइज का साइन यूज़ होता है। एक तरफ जो इफ़ वाली चीज़ होगी वो इस एरो के लेफ़्ट साइड पे होगी, और जो देन वाली चीज़ होगी वो एरो के राइट साइड पे होगी। देन इज़ द इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कंडीशन उस टाइम यूज़ होती है जहाँ पे इम्प्लीकेशन दोनों डायरेक्शंस में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए तभी होगा अगर बी होगा, ए वुड ओनली बी देयर इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ देयर। इसका मतलब है अगर ए होगा तो बी होगा, एंड सिमिलरली अगर बी होगा तभी ये होगा। ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये भी इफ़ देन की एक टाइप है, और इसके अंदर इफ़ देन राइट लेफ़्ट टू राइट भी प्रोसीड करेगा और राइट टू लेफ़्ट भी प्रोसीड करेगा। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, सेम एज, नेक्स्ट टू के। आपके पास बाज़ों का तो अरेंजमेंट्स के सवाल होते हैं कि बी जो है वो सी के साथ ही बैठेगा, उस टाइम आप लोग ये वाला सिंबल इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर नॉट की बात होगी तो आप नॉट इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ये वाला नॉट यूज़ करना चाहते हैं आप ये वाला नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर हाइट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वेट रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके अंदर ग्रेटर और स्मॉलर के कंसेप्ट आता है। तो या फिर हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट की ही बात हो तो ए बी से पहले बैठेगा,
तो वहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ हो सकता है, और लेस देन के अंदर इसी तरह लेस देन का साइन यूज़ हो सकता है। और इसी तरह एटलीस्ट और एट मोस्ट के सिंबल्स हैं कि कम से कम इतने लोग होंगे तो यहाँ पे आपकी जो है अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 3 पीपल, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपके पीपल आ जाएंगे। एंड एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग होंगे, इसका मतलब है वो फिगर मैक्सिमम होगी और इससे नीचे की जितने भी फिगर्स होंगी वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी आप लोग अपनी कंडीशन को समराइज़ करेंगे सिंबल्स में, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू काउंटर चेक इट ट्वाइस। कि अगर आप काउंटर चेक नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात होते हैं आप लोग कंडीशन लिख देते हैं और सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो या गलत सॉल्व हो जाता है। उसका जो है वो कॉज़ यही होती है कि आप लोगों ने कंडीशन लिखने में या कंडीशन को इंटरप्रेट करने में गलती कर दी है। तो काइंडली इसको काउंटर चेक लाजमी कीजिएगा। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हम लोग किस तरह किसी टेक्स्ट को जो है वो नोटेशन की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। उसके लिए आप लोग एग्जांपल देखें। एक कुक है जो कि 8 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। अब सब 8 को इकट्ठे मिक्स नहीं करता, इसका मतलब 8 इंग्रेडिएंट्स उसके पास, उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स को वो मिक्स करेगा तो कोई डिश बना देगा। ये इंग्रेडिएंट्स ABCDEFGH हैं और इनको यूज़ करने की कंडीशंस ये हैं। अगर फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन है, अगर किसी रेसिपी के अंदर D यूज़ होता है तो उस रेसिपी के अंदर G और H भी यूज़ होंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर G यूज़ होता है तो C, D और E में से 2 इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी यूज़, उनको भी डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है C कैन नॉट बी यूज विद G। C और G इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते एक रेसिपी में। इसका मतलब है जिस डिश के अंदर G होगा उसमें हम C नहीं डाल सकते, और जिसमें C होगा उसमें हम G नहीं डाल सकते। E कैन बी यूज इन अ डिश इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ ऑल्सो यूज इन दिस डिश। इसका मतलब है कि इफ़ A इज़ यूज देन E वुड बी यूज। इफ़ E इज़ यूज्ड देन A वुड बी यूज्ड। इफ़ एंड ओनली इफ़ मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीकेशन होती है दोनों साइड्स की। तो E और A जो है ना वो इकट्ठे यूज़ होंगे इन वन डिश। और जो लास्ट है वो BCD कैन नॉट बी यूज इन द सेम डिश। अगर हम इन कंडीशंस को जो है नोटेशन की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन है इफ़ D इज़ यूज G एंड H मस्ट ऑल्सो बी यूज। तो इफ़ के देन के लिए मैंने इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर लिया। अगर D यूज़ होगा तो G एंड H वुड ऑल्सो बी यूज्ड, G प्लस H। इसी तरह इफ़ G इज़ यूज्ड तो C, D और E में से कोई भी 2 इंग्रेडिएंट्स लाजमी यूज़ होंगे। अगर G हमारे पास अवेलेबल है तो मैंने नोटेशन दे दी है या तो और ये और की, या तो C प्लस D यूज़ होगा या D प्लस E यूज़ होगा या E प्लस C यूज़ होगा। यानी C और E दोनों यूज़ होंगे, या D और E यूज़ होंगे, या C और D यूज़ होंगे। और तीसरी कंडीशन है C और G इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। तो C और इज़ नॉट इक्वल टू G का साइन मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ आप C इम्प्लाइज नॉट G का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और E और A की कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ कली की, वो भी मैंने आप लोगों को इस तरह नोटेशन करके दिखा दिया। एंड द लास्ट इज B, C एंड D कैन नॉट बी यूज द सेम डिश। नॉट B प्लस C प्लस D इकट्ठे नहीं आ सकते, इसके लिए मैंने नॉट का साइन यूज़ कर दिया। अब इससे हम लोग जो है वो फर्दर ठीक है, इस तरह के आप लोगों ने सिम्बलाइज कर लेना है अपनी कंडीशंस को। और जो सेकंड पॉइंट था कि आप लोगों ने फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने अगर पॉसिबल हो। अगर इसके एग्जांपल को हम लोग देखते हैं
तो हमारे पास कंडीशन थी जी की कि अगर जी होगा तो यहाँ सी प्लस डी आएगा, यहाँ डी प्लस ई आएगा, या ई प्लस सी आएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन थी अगर सी आएगा तो जी नहीं आएगा, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। इसका ये मतलब है कि हम लोग अगर जी की प्रेजेंस से सी नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी टर्मिनेट हो जाएगी, ये ऑप्शन भी टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर जी आएगा तो डी और ई दोनों आएंगे। अब ज़रूरी नहीं आपको हर सवाल के अंदर जो है कुछ कंक्लूजन्स, फर्दर कंक्लूजन्स मिलें, लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग लाजमी इनको डिड्यूस करें। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है ट्रीट ईच क्वेश्चन सेपरेटली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है, तो हमारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उस कंडीशन को साथ लेके बाकी क्वेश्चंस में भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये गलती ना कीजिएगा। एक कंडीशन जो है, जो एक्स्ट्रा कंडीशन होगी इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अलावा, वो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के लिए होगी और किसी और सवाल के लिए नहीं होगी। एंड द लास्ट इज़ द आंसर चॉइसेस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फीडबैक। कि आप लोगों को पता होता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होगी। हम आपके अगर आप 4 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन हैं, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारी ऑप्शंस ख़त्म है या फॉल्स है। तो अगर तो आप लोग जब वर्कआउट करते हैं सवालों को, या अगर तो आप लोग कन्वेंशनल वे से आप लोग वर्कआउट करते हैं कंडीशंस को और ख़ुद जो है वो सीक्वेंस सीरीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ औक़ात होता है आप लोगों के सवाल का जवाब बनाते बनाते एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं हमारा सवाल का जवाब हमें नज़र आ रही होती है। अगर आपकी एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को सवाल का जवाब नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है आप लोग कोई कंडीशन, कोई पॉइंट इग्नोर कर गए हैं, तो इसको आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप या तो आपके 2 सही जवाब आ रहे हैं या 3 सही जवाब आ रहे होंगे, या ऐसे भी हो सकता है आपका कोई सही जवाब ना आ रहा हो। मसलन अगर ऑप्शन में ए बी सी डी है और आपका जवाब ई% आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शंस रॉन्ग है, आपको एक दफ़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, शायद आप लोगों ने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। वैसे तो हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर होता है बाज़ औक़ात टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी होते। तो आप लोगों ने जो है ना कंडीशंस को एक दफ़ा दोबारा देखना है। तो ऑप्शंस को वर्कआउट करने का तरीक़ाकार भी बहुत सिंपल होता है कि आप लोग जो भी गलत ऑप्शन होगी ना, वो किसी ना किसी कंडीशन की वायलेशन कर रही होगी। अगर तो आपकी ऑप्शन कंडीशन की वायलेशन कर जाती है तो सिंपली आपने उस ऑप्शन को इग्नोर कर देना, तो आपके पास लेस चॉइसेस अवेलेबल होंगी और आप लोग इजीली वर्कआउट कर सकेंगे आंसर को। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर